स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज RO का दूसरा सेट तैयार करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस सेट को कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ करना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ऑनलाइन आपको ये टेस्ट पेपर देना है हमारे निधि एकेडमी ऐप पर। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जब आप इसमें जाएंगे तो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आपको RO का ये टेस्ट पेपर यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिन पहले आपका ये टेस्ट पेपर आ जाता है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दिन बाद आपको व्याख्या मिलेगी इस टेस्ट पेपर की, तो उस व्याख्या में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। हम लोग शुरू करते हैं। पहला टेस्ट पेपर हमारे सामने है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ूंगी, जितनी देर प्रश्न पढ़ूंगी उतनी ही देर का समय आपके पास है, क्योंकि आप इस टेस्ट पेपर को पहले भी अपने स्तर पर कर चुके हैं, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी। सीधा मैं आपको इस प्रश्न की व्याख्या बताऊंगी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1। दीपू कुशल, ईमानदार और योग्य ऑफिसर है, इस वाक्य में है क्या है? 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। 2 विशेषण हैं और 3 विशेष्य है। 2 विशेषण हैं और 2 विशेष्य है, या 3 विशेषण हैं और 1 विशेष्य है। तो देखो, इस तरह के प्रश्न को आपको देखना होगा। वाक्य कह रहा है कि दीपू कुशल, ईमानदार और योग्य, ये 3 विशेषताएं बताई गई हैं। किसकी? ऑफिसर की, कि कैसा ऑफिसर है? कुशल, ईमानदार और योग्य। तो जो ये ऑफिसर है, ये वो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई है। और इसकी क्या विशेषता है? योग्य, ईमानदार और कुशल। तो हमारे पास 3 तो विशेषण हो गए, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? वो ऑफिसर, 1 विशेष्य है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा? 1 विशेष्य और 3 विशेषण। ठीक है, यहाँ पर 2 विशेष्य कट जाएगा, 3 विशेष्य कट जाएगा, ये कट जाएगा। हमारा विकल्प जो है कौन सा आ गया? घ आ गया। ठीक है, 4। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी बताना है। एक शब्द आपका लिखा है, उसकी शुद्ध वर्तनी आपको देखनी है। सृष्टा, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा या शिष्टा। तो आपको पता है सृष्टि। देखो, 2 शब्द हैं। एक शब्द है आपका सृष्टि, ठीक है, इस तरह से शुद्ध रूप लिखते हैं, और इसी का सृष्टा, यानी सृष्टि मतलब रचना होना और सृष्टा मतलब रचने वाला। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि स में से र हमारा निकलता है और ये शब्द हमारा आता है, तो ये शुद्ध होगा। तो हमारा विकल्प आ गया ख। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। तो याद रखना है दोनों को इसी तरह से दृष्टि और दृष्टा दोनों शब्द आता है। सृष्टा का मतलब है रचना करने वाला, ठीक है, सृष्टि मतलब रचना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निशित। निशित का उपयुक्त अर्थ है, क्या अर्थ है? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, या इनमें से सभी। तो निशित जो शब्द है वो हम आधी रात के समय के लिए कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ना प्रातः का समय होगा, ना संध्या का समय होगा, क्या होगा? अर्धरात्रि का समय, निशित का अर्थ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। 4 प्रश्न करने से पहले देखेंगे हम, किताब है आपकी समीक्षा अधिकारी की। देखो, ये बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इस बुक में थोड़ा सा यूनिक है, जो आपको बाजार में अन्य किताबें मिलती हैं उनसे थोड़ा सा यूनिक। और यूनिक क्या है? तो सबसे पहली चीज, आपकी जो वर्तनी है उसमें अशुद्ध शब्द नहीं दिया है, केवल आपको शुद्ध शब्द पढ़ना है। तो इससे आपको गलतियां होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर हर टॉपिक को सेट वाइज दिया है, आप हर दिन एक एक सेट करके पढ़ सकते हैं। तीसरा, इसमें जो वर्तनी शुद्धिकरण वाला जो ऑप्शन है आपका, वो ये बताकर दिया है कि कौन से शब्द आपके संधि विधि से बने हैं, कौन से प्रत्यय से बने हैं, कौन से उपसर्ग से हैं, कौन से समास से हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। कुछ शब्दों के अर्थ भी आपको यहाँ पे साथ के साथ लिख के दे दिए हैं। तो बाकी की तुलना में जो ये बुक है ये अलग स्पेशल है। इसमें कुछ व्याख्या वाले प्रश्न हैं और कुछ केवल अभ्यास के प्रश्न हैं। तो ये आप मंगा सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, आकर्षण। आकर्षण का विलोम बताना है हमें। हमें दिया है विकल्प विशेषण,
संकर्षण, विकर्षण या संरक्षण। तो हमें पता है आकर्षण का मतलब क्या होता है। आकर्षण का मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, आकर्षण करना कहलाता है। अब विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताता है। तो खींचने, अपनी ओर खींचने से तो उसका उल्टा नहीं होगा, तो ये विकल्प कट जाएगा। फिर दिया शब्द है संकर्षण। संकर्षण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान खिसक जाना, ठीक है, तो इसका ये शाब्दिक अर्थ है। और दूसरा संकर्षण जो शब्द है वो बलराम का पर्यायवाची है। किसका है? बलराम का। तो बलराम का पर्यायवाची आ जाता है। अर्थ भी देखते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान खिसक जाना, तो ये भी क्या हो जाएगा? विकल्प नहीं रहेगा इसका। आगे शब्द दिया है विकर्षण। विकर्षण का मतलब होता है यानी इसका उल्टा, आकर्षण का उल्टा, किसी की तरफ से अलगाव होना, ठीक है, विकर्षण कहलाता है। तो यही हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आकर्षण का। और संरक्षण आपको पता ही है, किसी की रक्षा करना ही संरक्षण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। देखो पूरा वाक्य पढ़ना है आपको, प्रश्न को समझने के बाद ही उत्तर देना। इसने कहा है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। अनुचित का मतलब ये कह रहा है कि पर्याय नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस विकल्प में यानी इस प्रश्न में 3 इसके पर्यायवाची हैं और एक जो इसका पर्यायवाची नहीं है वही हमको बताना है। तो विकल्प दिया है विरचित दिया है, उद्भावना दिया है, संघटना दिया है या रचना विन्यास दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो संरचना है, संरचना का अर्थ जो है विरचित भी होता है, संघटना भी होता है बनाना, और रचना विन्यास भी होता है। तो क्या नहीं होता? तो दिया है उद्भावना शब्द। उद्भावना शब्द ही इसका पर्यायवाची नहीं है, तो यही विकल्प हो जाएगा। अब उद्भावना का अर्थ क्या आ जाता है? कल्पना करना। क्या आ जाता है? कल्पना, ठीक है। तो कल्पना कहते हैं। तो संरचना का मतलब कल्पना करना नहीं होता, तो ये उसका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, यानी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। 4 विकल्प दिया हुआ है। देखो अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जो कहा न गया हो या जो कहा न जा सके, ठीक है। तो ये शब्द क्या है? ध्यान देना, हम अगर को हमें वर्तनी पता है कि किससे बनी है, ये अ प्लस निर प्लस वचन प्लस निय, ठीक है, ई है, सॉरी, इससे मिलकर बना है। तो आप आराम से पहचान लेंगे कहाँ पर अ है, कहाँ निर है, फिर वचन है। तो देखो यहाँ पे दिया है अनिर् ब दिया है तो ये कट जाएगा, अ के बाद र दिया हुआ है तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे अनिर्वचनीय दिया हुआ है, यानी र यहाँ होना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ दिया है तो ये कट जाएगा अनिर्वचनीय। तो हमारा शब्द ये आ गया और हमें पता चल गया कि यही हमारा शुद्ध रूप है, ठीक है। इस तरह से हम जान सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष्य बताना है, यानी कहने का मतलब है संज्ञा शब्द है। एक संज्ञा शब्द है, एक विशेषण शब्द है। तो इनमें से आपको थोड़ी सी गलती होती है। आप इसे आपको समझना है कि ये शब्द किसी संज्ञा के साथ कैसे प्रयोग होते हैं, या स्वतंत्र प्रयोग होते हैं, या किसी विशेषता बताने वाले हैं, ठीक है। तो अर्थ से हम देखते हैं, जैसे पौष्टिक की बात हम कहते हैं, तो पौष्टिक का मतलब क्या होता है? तो पौष्टिक का मतलब होता है पोषण करने वाला। तो जब हमने कहा पोषण करने वाला, तो हमने पौष्टिक भोजन, तो ये विशेषता बता रहा होता है, तो ये विशेषण हो गया, तो ये विकल्प कट गया, ठीक है। पाठकीय मतलब पढ़ने वाला या पढ़ने योग्य जिसे हम कह सकते हैं, तो ये भी क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये भी कट जाएगा। भावुक मतलब कहते हैं जो भावुक हो जाने वाला, जैसे कहते हैं ये तो भावुक लड़का है, भावुक लड़की है, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या ले रहा है? संज्ञा ले रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? विशेषण हो गया। अब विषाद शब्द है। विषाद का अर्थ होता है दुख, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? दुख।
तो यही हमारी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और संज्ञा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य के रूप में कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है। शब्द दिया है क्षीर, शब्द दिया है मयूर, शब्द दिया है सफेद, शब्द दिया है शीर्ष। बहुत आसान है, आप पहचानेंगे। देखो, शीर्ष शब्द दिया है तो ये हमारा तत्सम शब्द है, मयूर तत्सम शब्द है, क्षीर तत्सम शब्द है, सफेद, सफेद का तत्सम क्या होता है, श्वेत होता है, तो ये हमारा तद्भव रूप है, तो यही हमारा क्या हो गया, तद्भव। ठीक है, तो तत्सम नहीं है, ये पूछा है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है चाक शब्द तद्भव है, इसका तत्सम बताइए। तत्सम बताना है आपको चाक शब्द का। विकल्प दिया है चकवा, चाकू, चक्र, चक। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है चाक जो वो घूमता है, चलाते हैं, यानी उसे हम संस्कृत में चक्र कहते हैं। तो इसका विकल्प जो है वो क्या आ गया, सी हो जाएगा, नहीं ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा कहता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। बहुत ही सरल है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आया है। रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ तक है ये। ठीक है, पीछे का स्थान, तो रंगमंच के पीछे का स्थान पृष्ठभूमि कहलाएगा, नेपथ्य कहलाएगा, मंच पृष्ठ कहलाएगा, या ग्रह मंच कहलाएगा। ना तो ग्रह मंच होता है, ना मंच पृष्ठ होता है, ना पृष्ठभूमि होता है। क्या कहते हैं हम? नेपथ्य कहते हैं। याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो नेपथ्य उसको कहते हैं, पर्दे के पीछे वाला स्थान। ठीक है, आगे, यानी रंगमंच का मतलब ही होता है पर्दे के पीछे का स्थान। ठीक है, चलो आगे दिया है नंबर 11। निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा एक युग्म गलत है? आपको ये बताना है कौन सा युग्म गलत है। विकल्प कह रहा है निषिद्ध और विहित, वक्र और ऋजु, कटु या तिक्त, और पाश्चात्य और पौर्वात्य। तो देखो, विलोम की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों से संबंधित, और पौर्वात्य मतलब पूर्वी देशों से संबंधित। तो दोनों विकल्प हैं ये। ठीक है, आगे दिया है कटु, कटु माने कड़वा। ठीक है, और तिक्त मतलब तीखा। तो कड़वा का तीखा नहीं होगा, कड़वा का तो मीठा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तिक्त नहीं होगा, या तो यहाँ पे मीठा या मधुर होना चाहिए। अगर हम उस शब्द की बात करें कटु, उसके जैसा, तो मधुर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में गलती आ रही है। वक्र, वक्र का ऋजु दिया हुआ, वक्र माने टेढ़ा, ऋजु माने सीधा, तो दोनों का विलोम हो गया। निषिद्ध मतलब किसी चीज पर रोक लगाना नियम बनाकर, और विहित मतलब नियम बनाकर किसी चीज को स्वीकृति देना, तो दोनों ही क्या हो गए, विलोम हो गए। तो ये भी विलोम, ये भी विलोम, ये भी विलोम। विलोम नहीं है कोई तो ये है, और हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जो विलोम नहीं है वो बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, शब्द दिया है पंकिल, शब्द दिया है नीरज, शब्द दिया है नीरद, और शब्द दिया है निर्मल। निर्मल का मतलब होता है जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें कोई मैल ना हो, अर्थात जो स्वच्छ है, साफ सुथरा है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची हमें यही लग रहा है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि बाकी तीन जो हैं वो किस तरह से गलत है। नीरद, द दिया है, नीर में द लगा है, तो ये क्या हो गया, बादल का पर्यायवाची हो गया। किसका हो गया, बादल का। नीरज, ज लगा है नीर यानी पानी में, तो ये क्या हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। अब ये दिया है पंकिल, पंकिल का मतलब होता है पंख से बना है। शब्द किससे बना है, पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़। ठीक है, क्या होता है, कीचड़। तो पंकिल, इल जो लगा है उससे मतलब कीचड़ से युक्त, जो जिसमें कीचड़ लगा हो। ठीक है, तो पंकिल भी हमारा हट जाएगा इसमें स्वच्छ से। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, घ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? यानी मुख्य विशेष्य बताना है। दशरथ है, राम है, प्राण है, आकुल है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई गई है। आकुल, आकुल का मतलब है परेशान होना, बेचैन होना। परेशान है, बेचैन है, कौन बेचैन है? ठीक है, आकुल कौन है,
तो किसके लिए कहा जा रहा है? तो आकुल है प्राण, और वो प्राण से संबंध है दशरथ का, ठीक है। तो यहाँ पर यानी आकुल जो है वो क्या है? वो प्राण है। तो आप कहेंगे कि मैम दशरथ भी तो, दशरथ के ही तो प्राण है, तो दशरथ के प्राण, वो दशरथ से क्या बताया? उसका संबंध बताया है, काकी के आ रहा है, ये संबंध कारक हो जाएगा। तो मेन जो यहाँ पे संज्ञा है वो है प्राण, तो इसमें जो हमारा विशेष्य है वो क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण है, विशेषण बताना है हमें कि इसमें कौन सा विशेषण। बहुत ही सरल है। यहां दिया है व्यक्ति, व्यक्ति से पहले दिया है कृषकाय, कृषकाय मतलब कमजोर शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला व्यक्ति दौड़ने लगा। तो कमजोर शरीर वाला ये किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की बता रहा है। तो इसमें हमसे विशेषण पूछा है, तो इसमें उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 हमारा कहता है जिसे किसी से लगाव न हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ठीक है। जिसे किसी से लगाव ना हो, इसके लिए एक शब्द चुनना है। नस्वर कहेंगे, लिप्सु कहेंगे, निर्लिप्त कहेंगे, अलगाववादी कहेंगे। तो जिसे किसी से लगाव नहीं होता उसे निर्लिप्त कहा जाता है। लिप्त मतलब लगा हुआ, ठीक है। जैसे लिप्सु दिया है, लिप्सु का मतलब ये हो जाएगा किसी चीज में लिप्त होना। लेकिन जो लिप्त नहीं है तो निर लग जाएगा उससे पहले, तो निर्लिप्त हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। अब ध्यान रखिए, आप में से बहुत सारे छात्र हमारे साथ नए जुड़ रहे होंगे, तो लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे हमें समय नहीं दे रही है। तो आप जानते ही हैं कि ये टेस्ट पेपर आप कर चुके हैं हमारे एप्लीकेशन पर, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको व्याख्या बता रही हूँ, ना कि आपको प्रश्न करवा रही हूँ, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस आप हमारे एप्लीकेशन पर पहले जाके करते हैं, और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इस समय प्रश्न की व्याख्या दे रही हूँ। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है आस्तिक, आस्तिक का विलोम बताना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। शाश्वत दिया है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। अब पहले इससे अर्थ भी देख लो, वाक्य का अर्थ अगर शब्द का अर्थ से अगर पहचाने तो आसान रहता है। आस्तिक का मतलब होता है जिसे भगवान पर भरोसा है, जहाँ जिसे ईश्वर पर भरोसा होता है उसे आस्तिक कहते हैं। शाश्वत का मतलब होता है हर हमेशा रहने वाली चीज, तो ये इसका विलोम नहीं होगा। आध्यात्मिक का मतलब हो गया जो आत्मा से जुड़ी हुई हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नास्तिक, नास्तिक का मतलब होता है जिसे ईश्वर पे विश्वास ना हो, तो इसका विलोम तो यही हो गया ना, जिसे ईश्वर पे विश्वास हो आस्तिक, जिसे ना हो वो नास्तिक, ठीक है। धार्मिक मतलब धर्म से युक्त या धर्म से संबंधित हम ये कह देंगे, तो इसलिए उत्तर हमारा क्या हो गया? ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि पर्यायवाची देख के आगे बढ़ जाओ, नहीं है। इसका मतलब 3 वाक्य जो 3 विकल्प हैं उनमें इसका पर्यायवाची है, और एक विकल्प जिसमें पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। सरोवर, तड़ाग दिया है, सतदल दिया है, जलाशय दिया है, सर दिया है। सर माने तालाब, जलाशय माने तालाब, तड़ाग माने तालाब, सरोवर माने तालाब। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? सतदल। ये सब पर्यायवाची है। सतदल का मतलब होता है कमल, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? कमल का। तो यही हमारे क्या हो गए? पर्यायवाची नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी बताइए। 4 शब्द दिए हुए हैं हमारे सामने, दृश्य, दृश्य या दृश्य या दृश्य। तो देखो ना, तो ये होगा, ठीक है, ये शब्द भी कट जाएगा, ये भी सही नहीं होता, दृश्य होता है। दृश्य में हम देखते हैं मूर्धा श नहीं होता है, इसमें हमारा तालु श होता है, तो दृश्य, ठीक है, दृश्य इसका उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। अब ये वाक्य दिया है। अब प्रश्न क्या है? उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि विशेष्य बताना है आपको। अब इसने विकल्प भी दे दिया आपको, सीता, हनुमान, सागर, आकाश। जब इस तरह से दे दिए तो आप इन्हीं चारों को रेखांकित कर लो, सीता, हनुमान, सागर और
आकाश। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो अब देखो, आपको पता है कि इनसे जब विशेष्य चुन रहे हैं तो इनसे पहले विशेषण होना चाहिए। ना तो सीता के सामने है, ना हनुमान के सामने है, और ये तो क्या है, अपने आप में संज्ञा ही है। ठीक है, आकाश भी अपने आप में संज्ञा है, इसके सामने नहीं है। अब यहाँ पे जो सागर है, इस सागर के सामने दिया हुआ है अगाध। अगाध का मतलब हो गया बहुत बड़ा या विशाल, फैला हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेषण हो गया। इस विशेषण ने इसकी विशेषता बताई है, तो ये इस समय क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो इसने पूछा है विशेष्य का चयन करना इस वाक्य में, तो उत्तर मिल गया हमको। यहाँ पर क्या है, हमारा सागर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द बताना है। यहाँ पर हमारे सामने शब्द दिया है कुंजी, नहना, नेहर और षष्ठ। तो हम इससे भी पहचान लेंगे शब्द हमारा, जैसे षष्ठ दिया है, हमने कहा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, ये संस्कृत की गिनतियां हैं। तो संस्कृत की गिनती का ही शब्द है षष्ठ, और इस षष्ठ से ही बना है छठा। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। तो ये हो गया हमारा तत्सम। तत्सम शब्द पूछा है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। पर्वतीय शब्द का विशेष वाक्यांश होगा, यानी पर्वतीय जो शब्द है इसका वाक्यांश बताना है, क्या होगा। जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। तो देखो, हम ना तो चढ़ने वाले को कहते हैं, न घूमने वाले को कहते हैं, न उगने वाले को कहते हैं। पर्वतीय हम किसे कहते हैं, रहने वाले को कहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र पर रहता है उसे पर्वतीय कहते हैं। तो इसका जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। आदान का विलोम बताना है। आदान का विलोम, आदान जैसे हम कहते हैं किसी चीज को लेना, और प्रदान किसी चीज को देना। ठीक है, तो आदान प्रदान एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो विकल्प हमारा क्या रहा है, अवदान, अनुदान, प्रदान, प्रावधान। तो हमें पता है ना प्रावधान, ना अनुदान, ना अवदान, हमारा क्या हो गया, प्रदान। तो आदान प्रदान, लेना और देना। ठीक है, इस तरह से आदान प्रदान हमारा विकल्प हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है क्षुद्र। क्षुद्र के पर्यायवाची हैं, ये बताना है आपको। तो दिया हुआ है यहाँ पर शब्द है अब क्षुद्र। पहला विकल्प आपको दिया है कंजूस, कृपण, फिर दिया है निर्धन और दरिद्र, फिर दिया है अल्प और मालूम, और फिर दिया है नीच और अधम। तो देखो, क्षुद्र का अर्थ क्या होता है। क्षुद्र का मतलब होता है छोटी सोच वाला या दुष्ट व्यक्ति या बुरा व्यक्ति। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्षुद्र। अब यहाँ देखेंगे कंजूस और कृपण, तो ये तो कंजूस के पर्यायवाची हो गए दोनों। ठीक है, तो ये कट जाएगा। फिर निर्धन और दरिद्र, ये गरीब के पर्यायवाची हो गए, तो यह भी कट जाएगा। अल्प और मामूली, ये हो गए हमारे छोटा, जैसे कि हमने बहुत कम, कम के पर्यायवाची हो गए, तो ये भी हमारा विकल्प कट गया। अब आ गया क्षुद्र। क्षुद्र का यहाँ पे क्षुद्र माने नीच और अधम, नीच, अधम, दुष्ट, ठीक है, पतित, ये सब क्षुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द इति का विलोम बताना है। इति शब्द है, इति का विलोम क्या होगा। तो हम पहले देखें इति का अर्थ क्या होता है। इति का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। ठीक है, समाप्ति। अब यहाँ देखेंगे पूर्ण, फिर दिया है समाप्त, अथ और खत्म। तो देखो, खत्म, समाप्त और पूर्ण, ये सब इति के क्या हैं, ये पर्यायवाची ही हैं। तो ये सब कट जाएंगे, क्योंकि पूछ तो हमसे विलोम रहा है। इति का विलोम फिर क्या होगा, तो इति का विलोम होगा शुरुआत। अब शुरुआत वाला तो यहाँ कोई भी दिख नहीं रहा, तो हम फिर देखेंगे कि तो शुरुआत अर्थ लेकर होगा कोई। तो जो अथ शब्द है, इस अथ का ही अर्थ होता है शुरुआत। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। आदि होता अगर इसकी जगह, तो भी हमारा उत्तर होता शुरुआत के लिए। तो हम कहेंगे अथ, आदि, प्रारंभ, शुरुआत, आरंभ, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनना है। यहाँ पर दिया है शब्द है पुनर्जागरण, 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 ठीक है, और फिर पुनर्जागरण,
दिया है। अब देखो इसमें आपको देखना अलग अलग, इसमें से आपको समझ लेना है। जब इस तरह से दिए तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है छात्रों को। ये बना कैसे है आप समझ लो। इसे शब्द बना है हमारा किससे, पुनः प्लस जागरण से। शब्द है हमारा पुनः प्लस जागरण। अब इसमें होता क्या है, ये विसर्ग हमारा ज से मिल रहा है, इससे मिलने पर तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। अब ये र में बदल रहा है यहाँ पर, तो स्वाभाविक सी बात है ये इस ज से सहारा लेगा तो ये ज के ऊपर आ जाएगा। तो अब हमें वही देखना है, यहाँ पर ज के ऊपर ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ज के ऊपर दिखाया है पुनर्जागरण, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये न के ऊपर है तो ये गलत हो जाएगा, ये र पूरा दिया है ये गलत हो जाएगा। तो विकल्प हमारा क्या आ गया, पुनर्जागरण, ये शब्द हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है। शब्द को हम देख लें किस विधि से बना है। आगे आता है अगला शब्द, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, रेखांकित का एक शब्द बताइए। यानी ये जो यहाँ पे टुकड़ा दिया है, इस टुकड़े को एक शब्द में पिरोना है। देश विदेश से घूमने वाले यात्री कहलाएंगे, भीड़ कहलाएगा, पर्यटक कहलाएगा या घुमक्कड़ कहलाएगा। तो देखो देश विदेश से घूमने वाले जो होते हैं, जैसे कहीं से घूमने के लिए आया है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पर्यटक कहते हैं, ठीक है। ना तो हम यात्री कहते हैं, ना भीड़ कहते हैं, ना घुमक्कड़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पर्यटक। जो देश विदेश से आया हुआ है किसी स्थान पर तो उसे पर्यटक कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखो, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इहलोक का विलोम बताना है। इहलोक का मतलब होता है ये लोक, यानी पृथ्वी लोक। अब आपको इसका विलोम बताना है कि क्या होगा। तो दिया है विकल्प दैत्यलोक, परलोक, स्वलोक या देवलोक। तो अब जैसे हम इहलोक, मतलब इह का मतलब हो गया ये लोक, ठीक है, जिसमें हम हैं। और जब हम इसका विलोम बताएंगे तो ये का क्या बताएंगे, वो लोक, ठीक है, दूसरा पराया लोक, ठीक है। तो आपको वही उत्तर चुनना है यहाँ पर, दैत्य नहीं होगा, ठीक है। पर माने पराया होता है तो परलोक इसका होने की संभावना है। स्व का मतलब स्वयं हो जाएगा, स्वयं का लोक तो नहीं होगा, ठीक है। और देवलोक देवताओं का लोक नहीं, तो देवलोक और दैत्यलोक एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, लेकिन इहलोक और परलोक एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 28। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, ये बताना है। यानी ये विशेषण जो है वो किस विधि से बना है, संज्ञा विधि से बना है, सर्वनाम विधि से बना है, क्रिया विधि से बना है, प्रत्यय विधि से बना है। तो अब ये आप कैसे चुनेंगे, कैसे आपको पता चलेगा। तो आप ये पता कर लो कि शब्द में मूल शब्द क्या है और यह बना किस तरीके से है। और दूसरी चीज, एक बात भी ध्यान रखिएगा, विशेषण आपके प्राय जो बनते हैं वो प्रत्यय विधि से बनते हैं। किस तरह से बना है, देखो शब्द है आपका लोभ, ठीक है, लोभ लालच यानी भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा के अंदर हमने क्या जोड़ा है, ई प्रत्यय जोड़ा है। तो इससे हमारा शब्द बना लोभी, तो हम कहते हैं लोभी व्यक्ति, ठीक है। तो ये हमारा विशेषण बनता है, तो इसलिए जो उत्तर है वो हमारा क्या हो गया, प्रत्यय से हो गया, प्रत्यय विधि से बना शब्द। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा 29। हाथी का पर्यायवाची बताओ। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, विकल्प दिया है व्यालराज, मकरंद, मतंग या पनंगपति, ठीक है। तो अब आपको बताना है हाथी का पर्यायवाची। तो देखो व्याल जो होता है, व्याल का मतलब होता है सर्प, ठीक है, तो सर्पराज हो गया, यानी सर्पों का राजा, तो ये तो हाथी का पर्यायवाची नहीं होगा। फिर आता है शब्द मकरंद। तो मकरंद क्या होता है, तो मकरंद कहते हैं फूलों के रस को, ठीक है, किसको कहते हैं, फूलों का रस। अगर मकरंद राज पूछा जाता है तो फिर भंवरे का पर्यायवाची हो जाता है, मकरंद राज यानी फूलों के रस पर राज करने वाला, मतलब भंवरा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मतंग। तो मतंग ही हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है, मतंग ही हाथी का पर्यायवाची। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब दिया है पनंगपति। तो फिर पनंग शब्द जो है इसका अर्थ होता है सांप, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, सांप, यानी ये पर्यायवाची सांप का है। तो पनंगपति फिर से सांप का पति यानी स्वामी, तो नागराज कह सकते हो आप, जो भी रहेगा। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या हो गया, ग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 हमारा कैसा होता क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी बतानी है, इनमें से गलती है 3 में। अब अनुग्रहित लिखा हुआ है तो आपको याद होगा, मैंने आपको याद कराया था, टुकड़ों में याद करना है। अनुगृहीत, गृह, मैंने आपको बताया ग के ऊपर री की मात्रा होगी। देखो ना तो इसमें है ना इसमें है, जो पॉइंट है हमारा उसी में खोज लो। री की मात्रा है यहाँ, तो अनुगृहीत यही हमारा शब्द हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम रूप बताना है। अब जो ये कटहरा शब्द है, देखो ये तद्भव हो गया, लेकिन हम इसको ना कटघरा भी कहते हैं। आज के समय में क्या कहते हैं? कटघरा, यानी कट माने काठ से बना है, तो कट माने लकड़ी हो गया, घर माने घर, तो लकड़ी का घर। तो हमें कैसे पता चलेगा भी इसका तत्सम रूप? तो कटहल नहीं होगा, ये तो फल का नाम है। कड़वा ये एक अलग गंध भाव है, स्वाद है। ठीक है, कंटक फल नहीं होगा। तो काष्ठ, काष्ठ मतलब हमें पता ना, काठ से, काठ का तत्सम काष्ठ है, काष्ठ माने लकड़ी, और गृह मतलब घर, तो उसी से ही बना है हमारा कटघरा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ये तो बहुत सरल है, आपको आराम से ही पता चल गया होगा। विकल्प दिया है स्वल्पाहार, स्वल्पाहार नहीं, खुद आहार करने वाला हो जाएगा। पथ्य, पथ्य मतलब रास्ते के लिए कहा जाता है, तो ये नहीं होगा। पाथेय यानी रास्ते के लिए जो दिया गया है खाद्य सामग्री, तो विकल्प क्या हो जाएगा इसमें? पाथे होता है। उपहार गिफ्ट को कहते हैं, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया खाद्य सामग्री जो रास्ते के लिए होती है उसे क्या कहते हैं? पाथे। याद करने वाली चीज है, आराम से आपको याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इप्सित शब्द का विलोम बताना है। शब्द है इप्सित। इप्सित शब्द का अर्थ क्या होता है? चाहा हुआ, चाहा हुआ। देखो हमेशा ध्यान रखना, विलोम के लिए मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि विलोम आपको अर्थ से लेकर चलने हैं। अर्थ याद रखोगे तो अर्थ से आप उसका विलोम निकालते हुए दूसरे शब्द को आसानी से पहचान लोगे। हाँ, विलोम के बहुत सारे तरीके होते हैं। उपसर्ग से बनता है, उपसर्ग से उपसर्ग लगाकर, हटाकर, या लिंग, इस लिंग के आधार पर भी बनते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे आधार हैं, प्रत्यय के आधार पर भी बन जाते हैं। लेकिन जब भी आप किसी शब्द का विलोम बना रहे हैं तो विलोम को अगर अर्थ से आप ध्यान रखते हैं तो अब आपको बहुत आसानी होती है करने में। तो अब आपको पता चल गया चाहा हुआ, तो आप देखेंगे कि शब्द है हमारा यहाँ पर अनिप्सित। तो ये जो है इसमें क्या लगा है? अब देखो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे उपसर्ग लगा है आपका अन। तो अन माने क्या होता है? नहीं। अन का क्या अर्थ होता है? नहीं। तो नहीं हो गया, तो अनिप्सित मतलब इप्सित का विलोम हो गया कि अनिप्सित हो गया, यानी नहीं चाहा हुआ, तो ये विलोम होने की संभावना है। अब दिया है अभीप्सित, तो इसमें क्या लगा है? इसमें अभी उपसर्ग लगा है। ठीक है, अभी उपसर्ग, अभी उपसर्ग से लगा के हम उसका पर्यायवाची बनाते हैं। तो अभीप्सित का मतलब भी हो गया वांछनीय, मतलब जो बहुत एकदम ना जरूरी चाहा है आपने कि ये आता है। वांछनीय का मतलब भी इच्छित होता है। ठीक है, अधिप्सित ये किससे बना है? इसमें अधि लगा है, किसमें? इप्सित में जुड़े हैं ये ध्यान रखिएगा। इप्सित प्रत्यय में, ये मतलब इप्सित शब्द के अंदर ही तीनों क्या है हमारे? ये जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान देना, इसी से ये शब्द बने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी और ये भी, यानी ये भी और ये भी, इन दोनों का अर्थ हो गया चाहा हुआ, तो ये तो इनके पर्यायवाची हो गए। अब नोट कर लीजिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रही, मतलब पेपर नहीं करा रही हूँ कि सिर्फ मतलब आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी रफ कॉपी पे, कि आगे हो सकता है कि इप्सित का वो विलोम न पूछ के आपसे उसका पर्यायवाची पूछ दे। ठीक है, तो ये दोनों तो इसके पर्यायवाची हो गए, और अनिप्सित मतलब नहीं चाहा हुआ, ये इसका विलोम हो गया। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा? अनिप्सित हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और कुत्सित का मतलब होता है मैला कुचैला, या कहें जो बेकार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कहता है उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई हैं। अब रेखांकित दे दिया इसने, यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है और आपको शुद्ध करना है। तो कवित्री तो आपको पता ही है, इतनी बार पूछी जाती है, हर साल आपकी परीक्षा में आती है। तो
कवयित्री, हमको पता है, याद मैंने करना सिखाया था आपको, कवयित्री करके आपको इसको याद रख लेना है और बस यही आपका विकल्प हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी और सब पे ध्यान मत दो। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 35। सवा पौन शब्दों में कौन सा विशेषण है? अपूर्ण बोधक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सवा और पौन ये हमारे आधे अधूरे विशेषण हैं। क्या हैं? आधे अधूरे। एक दो होते तो सवा हम लिखे, मान लो अगर हम लिखने लगे सवा तो हम किस तरह से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना दशमलव के साथ, या तो दशमलव के साथ लिखेंगे या फिर बटे में लिखेंगे, इस तरह से करके, एक मतलब एक प्रेस के साथ एक चौथाई करके। तो यहाँ पर हम जब इस तरह से लिखते हैं जिन शब्दों को, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अपूर्ण बोधक कहलाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अपूर्ण बोधक। और जो संख्या पूरी देते हैं वो पूर्ण बोधक कहलाते हैं। ठीक है, संख्यावाचक ही है, तो इसका उत्तर अपूर्ण बोधक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 36। सियार का तत्सम क्या है, ये बताना है। तो सियार शब्द में दिया है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब तो श्रृंगार करना होता है, तो कट जाएगा। सियार दिया है, सयार दिया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्यालक होगा या श्रृगाल होगा, तो हमें पता है श्रृगाल होता है, स्यालक नहीं होता, श्रृगाल। सियार का जो तत्सम है वो क्या है? श्रृगाल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा, जो पराये का हित चाहता हो। जो पराये का हित चाहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्या कहेंगे? परोपकारी कहेंगे, महत्वाकांक्षी कहेंगे, उपकारी कहेंगे या सुहृदय कहेंगे। सुहृदय का मतलब होता है जिसका हृदय अच्छा हो, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, उपकारी जिसने किसी पर उपकार किया हो, तो ये भी नहीं होगा। महत्वाकांक्षी जिसकी जो बहुत ऊंची ऊंची इच्छाएं रखता हो, ये आ जाएगा, कट जाएगा। तो परोपकारी यानी जो पराये का हित चाहता है उसको क्या कहते हैं? परोपकारी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 38। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। अब देखो ध्यान रखिए, मैंने जब आपको पर्यायवाची सिखाए तो मैंने आपको कहा शब्द को तोड़कर अगर अर्थ सीखेंगे तो याद रहेंगे। शाखा मृग, शाखा का जो मृग है यानी शाखाओं पर जो दौड़ लगाता है, खूब तेज दौड़ लगाता है, वो शाखा मृग कहलाता है। अब आपको पता है हिरण, हिरण तो जमीन पर लगाता है। वानर, बंदर, तोता या भौरा, तो देखो ना तो भौरा होगा शाखाओं पर घूमने वाला, ना तोता होता है, तो वानर ही होता है। बंदर कहाँ दौड़ता है? नीचे जमीन पर नहीं दौड़ता, पेड़ों पर उछाल मारता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो अर्थ अगर आपने रख लिया, अब मान लो इसमें कि जैसे शब्द आपका दिया है शाखा मृग है आपके सामने, तो आपको समझ में आ गया शाखा मतलब शाखाएं, पेड़ पौधों की जो शाखाएं, उन पर दौड़ने वाला मृग, मृग के जैसा, हिरण के जैसा, तो आपको पता चल गया कि वो किसको कहते हैं? वानर को कहते हैं। अब आराम से कर लोगे। अब चलो आगे आता है शब्द हमारा अहेतुकी का शुद्ध रूप बताना है। अहेतुकी शब्द दिया हुआ है, तो देखो शब्द हमारा बना हुआ है अहेतुकी, तो ये अहेतुकी होता है। ठीक है, ए हेत नहीं, अहे डबल मात्रा होती है, ये ध्यान रखना, हमें ये याद रखना है। ह के ऊपर डबल मात्रा हमें देखनी है, तो ना तो यहाँ पे इसमें ये तो किसी तरह से होगा भी नहीं शब्द, और ये भी नहीं। शुद्ध रूप लिखना, अहेतुकी दिया हुआ है। अहेतुकी का मतलब क्या होता है? अहेतुका का अर्थ होता है जिसका कोई हेतु ना हो, मतलब जो निस्वार्थ किसी के साथ कोई काम कर रहा है, उसके लिए कहते हैं अहेतुकी। ठीक है, आगे देखो शब्द है हमारा कंधा। कंधा का तत्सम बताना है। अब यहाँ पे विकल्प दिया है, स्कंद दिया है, स्कंद दिया है, कक्षु दिया है, कंधु दिया है। तो देखो ना तो कंधु है ना कक्षु है, ये लगता नहीं है, वर्तनी गलत है, तो स्कंद हो गया हमारा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ख हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द का चयन करना है। विशेष्य बताना है। देखो फिर से संज्ञा बतानी है। अब यहाँ पे फिर से शब्द के अर्थ के हिसाब से आप इसको निकालेंगे। आसीन, जो किसी चीज पर आसीन है, सवार है, विशेषता बता रहा है। फिर शब्द आ गया यहाँ पर हवा। तो हवा क्या है? एक क्या है? एक तरह की संज्ञा है। ठीक है, हम किसी के नाम की जो हवा चलता है उसका नाम है। ठीक है, फिर मधुर की बात करेंगे, जो मीठा है,
ठीक है, तो जो मीठा है तो ये भी विशेषता बता रहा है। कर्मठ जो कर्म करने वाला है, तो ये दोनों ही, ये भी और ये भी, ये क्या हो गए, विशेषण हो गए। हवा ही है एक जो क्या है, अपने आप में विशेष्य है। ठीक है, तो आप इस तरह से अर्थ के, उसके सही अर्थ को पहचान कर भी क्या कर सकते हैं, विशेष्य और विशेषण की पहचान कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कहता है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। पांडुलिपि हम किसके लिए कहेंगे, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना जो इतिहास से संबंधित है, या पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, या जो हाथ से लिखा गया हो। तो देखो पांडुलिपि जो होता है, हम कहते हैं कि कोई भी नई पुस्तक जो बन रही है और उसके लेखक ने जो उसे हाथ से लिखकर तैयार किया है, उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, सी, यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तक की प्रति जो होती है वो पांडुलिपि कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। उथला शब्द का विलोम बताना है। उथला शब्द का विलोम क्या होगा, गहरा, छिछला, समतल, उभार। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपके आयोग में आया था, मतलब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है, और आयोग ने इसके उत्तर 2 दिए थे लास्ट में। सर्वप्रथम इसका उत्तर उसने दिया था गहरा। देखो सबसे पहले तो जान लो, उथला का मतलब उभार लिया हुआ है। अब ऐसे समझना, जैसे ये उभार लिया हुआ है तो इसको उथला कहेंगे। अब इसका विलोम क्या होगा, जो ऐसे नीचे होगा यहाँ पर समतल, या इससे नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ इसकी तरफ जो नीचे होगा वही इसका क्या होगा, विलोम होगा। तो ना तो वो समतल होगा ना वो उभार होगा। ठीक है, अब छिछला का अर्थ भी क्या होता है, नीचे की तरफ गहरा। अब इन दोनों में रखिएगा कि दोनों में ये उत्तर दिया आयोग ने पहले, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगा तो ये भी दे दिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझना मैं बताती हूँ। जैसे ये आपकी रेखा है, अब यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, एक उभार है, तो ये तो क्या कहलाएगा, उभार। ठीक है, अब एक होता है कि थोड़ा हल्का सा ऐसे आ गया तो इसको कहेंगे छिछला। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और गहरा हो जाए तो वो हो जाएगा गहरा। तो यहाँ पर अब इसका जो विलोम बनता है वो क्या बनेगा, तो हम देखते हैं कि इसमें विलोम जो दोनों ही बन जाते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता है कि ये उभार कितना बड़ा है। अगर ये ऊंचा हो पूरा तो हम गहरे की तरफ लगाएं उसमें, तो दरअसल इसका जो उत्तर जो होना चाहिए वो तो इसका छिछला ही होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा, क्योंकि किसी भी चीज का उभार जो हम बोलते हैं तो उभार वो थोड़े हल्के फुल्के के लिए बोलते हैं, अगर ज्यादा होता है तो ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर है वो दोनों ही हैं, का भी उत्तर है और इसका ख भी उत्तर है, लेकिन आप देखेंगे जो विकल्प में लगाया हुआ है तो गहरा लगाया हुआ है। ठीक है, चलो तो जो अगर किसी ने, मान लो छात्र ने छिछला भी लगाया है तो वो भी सही है, और किसी ने गहरा लगाया है तो वह भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 हमारा कहता है, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। अब जो सही पर्यायवाची समूह है वो बताना है आपको। विकल्प कह रहा है पोतु, बहु, वधु, पुत्र वधु। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये तो ठीक है, नई दुल्हन के या कहें बहू का ये पर्यायवाची आ रहे हैं सारे। ठीक है, बहू के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। फिर आगे देखेंगे पत्र, पत्थर, खत, पत्ता। तो देखो पत्र और खत तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये पत्थर आ गया इसमें तो ये अलग हट गया। फिर पथ, पानी, राह, डगर। तो अब देखो यहाँ पे पथ, राह और डगर ये तीनों पर्यायवाची हैं, पानी इसमें अलग आ गया तो ये कट गया। ठीक है, पत्ता, पति, प्रश्न, पर्ण, तो ये बिल्कुल ही अलग है। पत्ता और पर्ण ये दोनों तो पर्यायवाची हैं, पति भी अलग है और प्रश्न भी अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो एक ही है वो पर्यायवाची का जो युग्म है वो पहले में ही है सारे, बाकी सब अलग अलग हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 हमारा कहता है, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। रचयिता, अनुग्रहीत, आहार या सृष्टा। तो हमको पता है शुद्ध हमें दिख रहा है रचयिता ये शब्द है और यही शुद्ध है, बाकी अशुद्धि हमें समझ में भी आ रही है, क्योंकि जो ये सृष्टा है ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, सृष्टा ऐसे लिखा जाएगा। आहार जो लिखा है ये ऐसे नहीं होगा, ये कैसे लिखा जाएगा, आहार।
तो ये हमें समझ में आ गया। अनुगृहीत नहीं होगा, अनुगृहीत होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? अनुगृहीत, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या हो गया? ए हो गया। यही शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। दिया हुआ है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो देखो यहाँ जो कुछ है यही क्या है? काला शब्द है। तो इसने कहा है काला शब्द विशेषण है। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों को ये समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है आगे वाली पंक्ति में काला शब्द लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कहते हैं वह घोड़ा काला है, तो ऐसा काला आ गया, लेकिन नहीं, इसके काले का मतलब क्या है? बोल्ड किया हुआ, ठीक है। इसके काले कहने का मतलब है बोल्ड किया हुआ। तो बोल्ड किया हुआ जो शब्द है वो हमारा क्या है? ये दिया हुआ है यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो अब इसी का बताना है हमें कि विशेषण कौन सा है, कि ये गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये तो अनिश्चित है। कुछ का हम प्रयोग करते हैं तो अनिश्चित के लिए करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सरल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है 47। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? गीध का तत्सम रूप आपको बताना है यहाँ पर। अब देखो शब्द हमारा दिया हुआ है गर्धव, ग्रंथि, गृद्ध या गंध। तो देखो ना तो गंध होगा ना ग्रंथि होगा, गर्धव गधा होता है, ठीक है। तो ये हो गया गृद्ध, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गृद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द समूह के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। यानी जो उस पद पर होने के कारण उस कार्य में रत हो, मतलब वो काम कर रहा हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? अधिकारी कहेंगे, पदेन कहेंगे, पदाधिकारी कहेंगे या प्रतिष्ठित कहेंगे। तो देखो सबसे पहले तो प्रतिष्ठित कट जाएगा। पदाधिकारी किसी पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। अधिकारी और पदेन, अब क्योंकि इसने हमें ये दिया है कि जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, तो जो उस पद पर बैठे हुए कार्य में भी रत होता है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं, अधिकारी नहीं कहते, ठीक है। अधिकारी तो एक पोस्ट का नाम है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या बोलते हैं? उसे पदेन, कि वो क्या है? अभी पदेन अवस्था में है, मतलब अभी वो काम करने की अवस्था में है, उस पद पर भी है और वो काम भी कर रहा है, ठीक है। जैसे दो शब्द आते हैं भूतपूर्व और पदेन, इस तरह से। आगे शब्द आता है हमारा 49। निम्नलिखित में से असंगत, असंगत मतलब गलत, विलोम शब्द को चुनना है, ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है घात का विलोम प्रतिघात, प्रसारण का विलोम संकुचन, शाश्वत का विलोम सदैव या खग का विलोम मृग। तो हमें पता है कि खग का विलोम तो मृग हो जाएगा, तो ये विकल्प कट गया, इसमें तो विलोम सही है। वह दिया है शाश्वत का सदैव। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा होने वाला, और सदैव का भी मतलब सदैव दे दिया, तो ये तो विलोम का जोड़ा नहीं है, तो ये ही विलोम का जोड़ा नहीं है। और उसने पूछा गलत वाला बताना है हमें, ठीक है, तो यही हमारा विलोम का जोड़ा नहीं है। अब प्रसारण का विलोम संकुचित हो गया, घात का विलोम प्रतिघात हो गया, तो ये सब सही है हमारे, तो उत्तर ग आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। एक शब्द कोई अशुद्ध है वो आपको बताना है। शब्द दिया है दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो आपको समझ में आ गया नौकरी नहीं होता भाई, और तो सारे शब्द सही लिखे हैं, यही हमारा उत्तर नौकरी होता है, ठीक है, डबल मात्रा रहेगी नौकरी, ठीक है, तो ये इसका सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये हमें बताना है। दिया हुआ है पहला सौत, शब्द दिया हुआ है सपत्नी, शब्द दिया हुआ है बहन, शब्द दिया है भाभी। तो यहाँ पर हमें देखना है शब्द में तत्सम शब्द हमें बताना है, तत्सम शब्द हमारा क्या होगा। तो देखो यहाँ पे शब्द दिया है सौत, सपत्नी, बहन, भाभी, तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो सपत्नी होगा, क्योंकि सपत्नी का ही तद्भव क्या है? सौत है, ठीक है, ये उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा दिया है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ये हमें बताना है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची शब्द बताना है, पुरंदर होगा, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फणी या उरग। तो यहाँ हमें देखना है कि जो पर्यायवाची का युग्म नहीं है वो बताना है। पुरंदर और अमरपति किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची। आगे दिया हुआ है सरोवर और पुष्कर, तो सरोवर और पुष्कर जो है वो तालाब के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तालाब। जलधि और अम्बुधि, अब देखो जलधि ये तो हो गया सागर का, ठीक है, ये क्या हो गया? सागर। और अम्बुद द हो गया बादल का, तो यही हमारे क्या हो गए? अलग हो गए। और फणी और उरग ये हो गए सर्प के पर्यायवाची। किसके हो गए? सर्प के। तो हमारा जो विकल्प है वो क्या हो गया? ग हो गया। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया है 53 है हमारा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, ये हमें बतानी है। अशुद्ध वर्तनी हमसे पूछ रहा है। दिया हुआ है डगर, दिया है घड़ा, दिया है कार्ड और बोर्ड। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कार्ड और बोर्ड दोनों अंग्रेजी शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पर बिंदी नहीं लगी। घड़ा शब्द हिंदी शब्द है तो बिंदी लगेगी, और डगर शुरू हो रहा है तो प्रथम वर्ण में बिंदी नहीं लगती, तो यही हमारा क्या है? अशुद्ध हो गया। तो इसमें इसकी शुद्ध रूप क्या होगा? डगर। इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो ये बिंदी होती है वो हमारी कहाँ पे लगती है? वर्ण की शुरुआत में नहीं लगती, वर्ण के पहला वर्ण छोड़कर कहीं भी लगती है। ठीक है, और वो भी हिंदी शब्दों में, केवल हिंदी शब्दों में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द हमें बताना है। शब्द दिया है उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास और उजास। तो देखो इसने कहा है तद्भव बताना है। उल्लास भी हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। उच्छ्वास भी तत्सम शब्द है, निश्वास भी तत्सम शब्द है, उज्जास जो है यही हमारा क्या है? तद्भव है। अब इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है उज्ज्वल। ठीक है, क्या होता है इसका तत्सम? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल इसका तत्सम होता है, तो उत्तर हमारा क्या आ गया? घ आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 55। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो पर्यायवाची गलत यहाँ पर दिया हुआ है, वो बताना है आपको जो पर्यायवाची गलत है। अब दिया हुआ है कमल, जलज, पंकज, सरोज, तो ये हमें सारे सही लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं पुष्प, पुष्प का दिया है कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सारे सही लग रहे हैं। फिर आगे दिया है सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, ये भी सारे शब्द हैं सही। फिर दिया है सूर्य का दिवस, यामा, वासर, तो देखो सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब दिवस और वासर तो दिन के पर्यायवाची हो गए, ये तो क्या हो गए? दिन के। और यामा रात को कहते हैं। किसको कहते हैं? रात को। ठीक है, रात का पर्यायवाची है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो गया? हमारा उत्तर यही हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें विशेषण शब्द हमारा दिया हुआ है, विशेषण शब्द आपको बताना है। शब्द दिया है मर्द, शब्द दिया है प्रमाण, शब्द दिया है पिता और शब्द दिया है पैतृक। तो देखो यहाँ पर मर्द, प्रमाण और पिता ये क्या है? एक तरह से संज्ञा शब्द हैं। और पैतृक जैसे हम बोलते हैं ना, पैतृक संपत्ति, पिता से प्राप्त। ठीक है, तो पिता से प्राप्त, तो ये हमारा क्या है? विशेषण है। तो पैतृक का मतलब क्या हो गया? ये विशेषण शब्द है, मतलब इसका अर्थ हो गया पिता से प्राप्त जो है, तो पैतृक एक क्या है? विशेषण है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 57। षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दे रहा है, तो क्या होगा? तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो देखो षटपद हम कहते हैं भ्रमर के लिए। भंवरे का है, याद रखना, भंवरे का पर्यायवाची बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, तो ये तो बहुत सरल सा ही है षटपद। ठीक है, भंवरे के लिए बोला गया है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 58, प्रश्न संख्या 58 दिया हुआ है आरोह, आरोह का विलोम है। तो आरोह का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हमें बताना है अवरोह होगा, रोह होगा, प्रवाह होगा या अवसान होगा। तो आरोह किसी चीज पर सवार होना, ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा अवरोह, किसी चीज से जो सवार है वहां से उतर जाना। तो इसका विलोम क्या आ जाएगा? अवरोह हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सरल है, आसानी से कर लेंगे आप। आगे देखो, शब्द दिया है हमारा, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो क्या हो गया? जो किसी से न डरे, जिसे किसी का भय न हो, जो पुरुष कायर या कुत्सित है, जिसमें उत्साह न हो। तो देखो, निर्भय शब्द हम बात कर रहे हैं, तो निर्भय का मतलब होता है जिसमें कोई भय ना हो। तो ये जिसमें कोई उत्साह ना हो ये कट जाएगा, जो कायर है ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो किसी से न डरे और जिसे किसी का भय ना हो। तो अब इन दोनों में से है तो दोनों एक जैसे, लेकिन अब इन दोनों में से जो उचित है वो हम लगाएंगे इसके हिसाब से। निर्भय, तो भय शब्द दिया हुआ है, तो ये वाला कि जिसमें जिसे किसी का भय ना हो उसको क्या बोलेंगे? निर्भय कहेंगे। ठीक है, तो उत्तर हमारा ख आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 60, दंडा शब्द का तत्सम शब्द बताना है। दंडा शब्द का तत्सम शब्द बताना है। लाठी, दंड, दंभ, दृष्टा। ठीक है, तो आपको पता चल गया, दृष्टा मतलब देखने वाला हो गया, दंभ मतलब घमंड को कहते हैं ये हो गया, लाठी तो इसका मतलब हिंदी शब्द हो जाएगा, तो दंड ही इसका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप लोगों ने 60 शब्द 60 प्रश्न यहाँ पे किए। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को पहले कहाँ पे देने हैं, आप सभी लोग जानते हो, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो शब्द आपके लिए है, मतलब ये प्रश्न आप पहले करते हो कहाँ पर? निधि एकेडमी एप्लीकेशन में जो आपका टेस्ट वाला ऑप्शन है यहाँ जाएंगे तो आरओ का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं है आपका। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो आज आपका टेस्ट पेपर हुआ, इस टेस्ट पेपर में हमारे वाक्य शुद्धिकरण वाले प्रश्न सम्मिलित नहीं हो पाए। दरअसल वो मुझे बाद में ही पता चला, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो हमारा टेस्ट पेपर है, अभी तो हम यहाँ पे टेस्टिंग ही ले रहे हैं, तो अभी इस टेस्ट पेपर को जाने देते हैं। जब आप लोगों का अपलोड कर दिया था मैंने ये आप लोगों के लिए, उसके बाद मुझे समझ में आया, वो भी अब जब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही थी, पढ़ाते समय ही। तो कोई बात नहीं, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसा सोच रहे होंगे जिनको समझ में आ गया होगा कि मैम इसमें वाक्य शुद्धिकरण का तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट पेपर जो हमारा रहेगा उसमें वाक्य शुद्धिकरण भी रहेगा। ये किसी वजह से टेस्ट जैसे बना रहे थे ना, तो जल्दी से, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए टेस्ट बना रही थी मैं, तो जल्दी करना था, उस जल्दी के कारण ना वर्तनी जो आपकी वर्तनी शुद्धिकरण के वो 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए, जबकि वर्तनी शुद्धिकरण से आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 होते हैं, और 5 आपके किससे होते हैं? वाक्य शुद्धिकरण से। तो इस कारण से 60 संख्या के चलते में ये थोड़ा मिस हो गया है, तो इस चीज़ को हम अगले टेस्ट पेपर से सुधार लेंगे। तो आप सभी लोग इसी तरह से टेस्ट पेपर देते रहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब इस टेस्ट पेपर को यहाँ पर किया था, यानी हमारे इस टेस्ट पर, तो आपके कितने अंक आए थे, ये मुझे आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास हो जाने के बाद मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखती हूँ लास्ट में, जो आपका लास्ट में एक होता है लाइव चैट, लाइव चैट को मैं नहीं देखती, एक जो आपका लास्ट में कमेंट है उस कमेंट को मैं देखती हूँ। तो आपको अगर कहीं कोई डाउट भी है आपके मन में, या कहीं किसी प्रश्न को लेकर अगर कोई डाउट रहता है, तो आप वीडियो के अंत में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना डाउट छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसे हमेशा चेक करती हूँ, तो मुझे तत्काल रूप में आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट पेपर में आपके उस डाउट को भी बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट पेपर के साथ।